एवरीवन, आपका KKM अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो वार्षिक परीक्षा जो मॉडल पेपर है 25-26 का, इन लास्ट ईयर का जो पेपर है वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज उसके बारे में आज उसको सोल्व करेंगे आज कि क्या कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए, क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम। तो चलते हैं हम आज हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है। तो पहला ए ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, ब थायराइड ग्रंथि, एंड्रिल ग्रंथि, द अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि। तो अब देखो अग्नाशय ग्रंथि, तो ये क्या इसका क्या होगा, देखो अग्नाशय क्या है, रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के स्तर का नियमन करती है। क्या है, ग्लूकोज का जो स्तर है उसका नियमन अग्नाशय नामक अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा किया जाता है। क्या है, रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन है वो अग्नाशय नामक ग्रंथि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा किया जाता है। और ये ग्रंथि अग्नाशय क्या करती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक, क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक मुख्य हार्मोन, क्या है, मुख्य हार्मोन बनाकर शर्करा के स्तर को संतुलित करते हैं। किसके स्तर को? शर्करा के। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज के स्तर को संतुलित करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। क्या है, कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। पहला ए प्लेरेनिया, लेसामानिया, प्लेजेडनिया, केचुआ। तो इसमें होगा लेसामानिया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लेसामानिया। तो देखो लेसामानी क्या है, लेसामान एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है। क्या है, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पे लिख रहा हूं, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जिसमें एक निशी समतल में द्विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, एक निश्चित समतल में द्विखंडन द्वारा, किसके द्वारा, द्विखंडन के द्वारा क्या होता है, इसमें नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये था इसमें लेसामानिया का। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, पाइरूवेट के द्विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ये क्रिया कहाँ होती है। ठीक है, तो ये क्रिया देखो इसमें ये ऑप्शन देखो, इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा, इसमें कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो पाइरूवेट क्या है, पाइरूवेट के पूर्ण विखंडन से, क्या है, इसके जो पाइरूवेट है इसके पूर्ण विखंडन से क्या होता है, CO2, H2O और तथा ऊर्जा यानी कि ATP। क्या है, ATP की निर्माण की यह वायवीय श्वसन प्रक्रिया है। क्या है, वायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। फिर से सुना कि जो पाइरूट है, पाइरूट के पूर्ण विखंडन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा के निर्माण की यह वायवीय, क्या है, वायवीय श्वसन प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्या है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन ए 1, ब 2, स 3, द 4। तो इसमें देता है, इसका आंसर होगा 1।
एक, ठीक है, यानी कि इसमें अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, एक लेता है। देखो क्या होता है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक या एक ही जीव भाग लेता है। इस प्रक्रिया में नर और मादा, क्या है, नर और मादा, नर और मादा मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता है। नर और मादा का युग्मक होते हैं, उनका संलयन नहीं होता है। और उत्पन्न होने वाली संतानों अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। क्या है, और उत्पन्न होने वाली जो समान है, उत्पन्न होने वाली संतान है, ठीक है, संतान है, वो क्या होती है, अपने जनक, ठीक है, अपने जनक की क्या होती है, समान होती है, ठीक है, बिल्कुल समान होती है। समान का समय यानी क्लोन, क्लोन का अर्थ होता है समान। क्लोन अर्थात समान होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन, मैंने क्या क्या बोला है इनके बारे में। आपको मैंने डिटेल्स, बेसिक यानी कि पूरी डिटेल्स आपको मैंने बताई है कि अग्नाशय क्या करता है, जैसा मानी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखो पाइरूट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। कैसे होती है वो भी मैंने आपको बताया है। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, एक लेता है, ठीक है। नर और मादा जो, ठीक है, नर और मादा का इनका क्या होता है, संलयन नहीं होता है। और ये उत्पन्न होने वाली संतान है, ठीक है, जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो जनक के बिल्कुल समान होती है। किसकी होती है, जनक के बिल्कुल समान होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है हमारा इसमें, अगला क्वेश्चन देखो, आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका। आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका क्या होती है, जो अब देखो भूमिका क्या है, अपमार्जक की, उत्पादक की, उपभोक्ता की, द्वितीय उपभोक्ता की। इसमें होता है अपमार्जक या अपघटक की, ठीक है, अपमार्जक या अपघटक की, अपमार्जक या अपघटक की, ठीक है। इसकी क्या होती है, इसमें भूमिका होती है। तो देखो अपमार्जक, ये अपघटक क्या होती है कि आहार श्रृंखला में, इसका डिटेल्स सुना कि जो आहार श्रृंखला होती है, ठीक है, आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया और कवक, बैक्टीरिया और कवक, ठीक है। बैक्टीरिया और कवक मर्त और सड़े गले पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़ते हैं। क्या करते हैं कि जो आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो मर्त और सड़े गले, मर्त और सड़े गले पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़ते हैं। किसमें, सरल तत्वों में तोड़ते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जिस तोड़ने के बाद क्या होता है, जिससे क्या है, जो इन्वायरमेंट है हमारा, पर्यावरण है, वो साफ रहता है, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या होगा, हमारा साफ होगा, और क्या होगा, पोषक तत्वों का चक्रण है वो पूर्ण होने लगता है या पूर्ण होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, पोषक तत्वों का चक्रण पूरा होता है। अब देखो आगे चलते हैं कि पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा कहलाती है। क्या है, पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है। इसमें ऑप्शन देखो क्या होगा, ऑप्शन ए खाद्य जाल, दूसरा ब उपभोक्ता, स उत्पादक, तीसरा द जैव आवर्धन। तो इसका आंसर होगा जैव आवर्धन, ठीक है। क्या होगा, जैव आवर्धन। तो अब देखो जैव आवर्धन क्या करता है, क्योंकि देखो जैव आवर्धन क्या है, क्योंकि आहार श्रृंखला में क्या होगा, आहार श्रृंखला में
आहार आहार श्रृंखला में आगे बढ़ने पर, आहार श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है, आहार श्रृंखला में जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, रसायनों की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? रसायनों की, रसायनों की मात्रा बढ़ती है, बढ़ती है, जिससे जैविक आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन कहते हैं। आया समझ में आपको? अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या है? एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखो पहला ऑप्शन देखो इसके क्या क्या होंगे ऑप्शन। पहला क्या है? विक्षेपण, ब प्रकीर्ण, स अपवर्तन, द क्या होगा? परावर्तन। तो इसका आंसर होगा विक्षेपण। क्या होगा? विक्षेपण। ठीक है, तो अब देखो इसमें विक्षेपण क्या करता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का टूटना विक्षेपण कहलाता है। क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म द्वारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कहलाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आया? अगला देखो, तारों के टिमटिमाने का कारण, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या होता है? वो देखो, पहला ऑप्शन क्या होगा? व्यतिकरण, दूसरा ध्रुवण, तीसरा वायुमंडलीय अपवर्तन, द आंतरिक परावर्तन। तो इसमें ऑप्शन होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो क्यों होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन तारे हवा के अलग अलग घनत्व के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण टिमटिमाते हैं? कि तारे हवा के अलग अलग घनत्व के कारण टिमटिमाते हैं। और एक ये भी होता है कि जो यानी कि तारे क्या अत्यधिक दूरी पर है, जिसके कारण क्या उनके आने वाला जो प्रकाश है वो जैसे ही वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर करते हैं तो प्रकाश क्या है विभिन्न परतों के कारण क्या है जो विभिन्न मंडल है उसमें से होकर गुजरता है, जिसके कारण क्या है हमें तारे वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, यानी कि जो जैसे क्या इनका जो तारा है उसका प्रकाश क्या है, इसका प्रकाश आ रहा है तो वो क्या है विभिन्न जो अपवर्तन के कारण यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या है ऐसे प्रकाश है वो ऐसे विभिन्न परतों के कारण परतों से गुजरेगा, जिसके कारण क्या है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं हमारे। ठीक है, आगे देखो कि दो भौतिक राशियां ए इक्वल क्या 3 ओम, बी इक्वल क्या होगा 7×10⁻⁵ ओम मीटर के मान चालकों की लंबाई दुगनी करने पर ए व बी के संगत क्रम से होंगे। तो इसमें क्या होगा ए इक्वल 3 ओम, बी इक्वल 7×10⁻⁵ ओम मीटर है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। यानी कि लंबाई बदलने से क्या होगा, चालकों में जो लंबाई है लंबाई बदलने से विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, लंबाई बदलने से लंबाई बदलने से विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नहीं पड़ेगा, और ए का मान अपरिवर्तित रहेगा। अगर बी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, तो ए का मान भी वो अपरिवर्तित रहेगा, ए का मान भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और ए का मान अपरिवर्तित क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्लियर। आपके जो 9 क्वेश्चन है वो आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मैं कमेंट में करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो, विद्युत धारा का सही मात्रक विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों की प्रवाह की दर को। क्या है विद्युत धारा, कैसे कहते हैं, आवेशों की प्रवाह की दर को। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, क्या होगा, एम्पियर होगा। अगला क्या है, क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। आगे देखो, पहला ऑप्शन क्या होगा, उत्तर से दक्षिण, दूसरा दक्षिण से उत्तरी दूर तक, स पूर्व से पश्चिम दूर है, द पश्चिम से पूर्व दूर है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण से उत्तरी दूर है। ठीक है, अब देखो जो चुंबक होती है एन और एस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ किसकी तरफ होगा, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर। किस तरफ होगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा। बाहर तो किसकी तरफ होगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था, चुंबक वाला किसकी तरफ होगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा। और अंदर किससे होगा, अंदर की तरफ, अंदर होगा लेकिन भीतर दक्षिण से उत्तर की तरफ। दक्षिण से किसकी तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अब चलते हैं फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। आई होप आपको ये जो क्षण चुंबक वाला है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो अगला है, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम के लिए सही है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की दिशा को, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, और द उपरोक्त सभी, इसमें सारे ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो देखो तर्जनी क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की, तथा मध्यमा विद्युत धारा की, अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करता है। वो क्या कहलाता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहलाता है। अब अगला देखो, अगला क्या है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। बिना बुझे हुए का चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ऑप्शन देखो इसमें, CaO3, CaO3, दूसरा CaHOH2, CaCO3, CaHCO3, इसमें होगा CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला देखो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, Fe+H2 उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। Fe का गुणांक होगा, तो Fe का गुणांक क्या होगा, 3। क्या होगा, 3। अब देखो इस अभिक्रिया को देखो आप, तो देखो अभिक्रिया क्या है, Fe+H2O, ये अभिक्रिया, इसको संतुलित करेंगे देखो, तो इसको करेंगे Fe3O4 H2 तो Fe3 कितने, इधर एक है, इधर कितने हैं, 3। तो इस तरफ मैं क्या लगा दूं, 3। तो Fe3 दोनों तरफ 3 होगी, क्लियर। यहाँ पे H2 कितने हैं, 1, यहाँ पे भी कितने हैं, 1, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, O कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 1।
तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, 4 लगा दूँ, जिससे ओ कितने, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, और H2 कितने इधर, 4 दूनी 8 होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, 4, तो H2 कितने हो जाएंगे, 8। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी हमारी, संतुलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। जिस और पूछा क्या हमारे Fe का गुणांक, तो Fe का गुणांक कितना है हमारे पास, 3। कितना है, 3। कितना होगा, 3। Fe3 का गुणांक कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रस्तुत करने वाली धातु कौन सी है, सोडियम। क्या है इसमें, सोडियम है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, और ये आता भी है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, अभिक्रियाशीलता का सही घटता हुआ क्रम। तो देखो ऑप्शन में देखो, यानी कि जिंक है ग्रेटर देन है मैग्नीशियम ग्रेटर देन Fe, मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन, ठीक है, जिंक ग्रेटर देन Fc ग्रेटर देन Mg। अगला दया क्या होगा, मैग्नीशियम ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन जिंक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा ब, यानी कि मैग्नीशियम है वो जिंक से बड़ा है, जिंक बड़ा है फेरस से। ठीक है, ये इसका क्या होगा, घटता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। अगला देखो, अगला क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह CO, CHO और OHO। ठीक है, तो इसमें आ गया कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 होती है। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन। तो ये थे हमारे सारे जो कहना ऑप्शनल क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन थे हमारे, तो 18 क्वेश्चन है। आपको ऐसा नहीं ऐसे क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम करके आओ तो एग्जाम में सभी क्वेश्चन करके आओगे, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक। अब हम इनको फिल करेंगे ब्लैंक को। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैंक है सारे। ठीक है, क्या है, ब्लैंक है ये। तो देखो इनको क्या है, जीवों में सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवन प्रक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अमीबा अंगुली रूप प्रवर्धन से भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रसदानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खाद्य रसदानी नहीं, फूड वैक्यूल बनाते हैं। तीसरा क्या होगा, लक्षणों के वंशानुक्रम के नियम का उत्पादन ग्रेगर मेंडल ने किया था। किसने किया था, ग्रेगर मेंडल ने किया था। चौथा क्वेश्चन क्या होगा, चौथा देखो, लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या नियत तथा समान बनी रहती है। क्या होती है, लैंगिक जनन में संतति के गुणों की संख्या क्या होती है, नियत बनी रहती है। तो ये एग्जाम की तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और ये जो अमीबा वाला ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला देखो, जलीय विलय में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र क्या होता है, Cl- ऋणावेश होता है। ठीक है, नेटल में मेथनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण हम नेटल के डंक से दर्द और जलन का अनुभव करते हैं। नेटल क्या होता है, जैसे मधुमक्खी हो गई, चिट्टी हो गई, तो ये नेटल किस कारण होता है, मेथनोइक अम्ल। यानी कि जब चिट्टी और डंक है वो जब हमें, यानी कि जो मधुमक्खी है जब हमें काटती है तो वो मेथनोइक अम्ल छोड़ती है हमारे अंदर, जिससे उपस्थिति कारण क्या, नेटल के डंक से दर्द और जलन हमें महसूस होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब चलते हैं हम आगे। अगला देखो, अति लघुत्मक प्रश्न। क्या है, अति लघुत्मक प्रश्न यानी वन लाइनर क्वेश्चन। अब देखो आगे, पहला क्वेश्चन क्या होगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लार आना तथा वामन को नियंत्रित करता है। तो होगा मेडुला ओब्लोगेट। क्या होगा, ओब्लोगेटा। ठीक है,
ये क्या करता है, मस्तिष्क कौन सा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, मस्तिष्क का वह भाग होता है जहाँ पे रक्तदाब, लाराना और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है आपके द्वारा ये, ठीक है, ये हो गया इसमें। अगला देखो कि पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कौन सा करता है, साइटोकानिन। कौन सा करता है, साइटोकानिन। फिर अगला देखो, दो अलग अलग लक्षणों को वंशानुक्रम में F2PD लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। क्या होगा, F2 1PD का अनुपात लिखिए। तो इसमें क्या होगा, 9:3:3:1। ठीक है, ये इसका क्या हो गया। अब देखो अगला देखो, एक लंबे एवं एक बौने पौधे में संकरण करवाने पर F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो इसमें होगा लंबा प्रभावी लक्षण। क्या होगा, लंबा प्रभावी लक्षण, लंबा पौधा। ठीक है, यानी कि लंबा पौधा और यानी कि प्रभावी लक्षण। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में ओजोन परतें क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो वायुमंडल में ओजोन परत है वो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव के लिए करती है। अगर ओजोन परत यानी कि जो वायुमंडल में है ओजोन परत अगर नहीं होगी तो सीधी जो रेडिएशन है, पराबैंगनी किरण है, वो धरती पे आएगी, जिससे क्या होगा, जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ जाएगा और जो मनुष्य है उनको क्या होगा, त्वचा कैंसर रोग हो जाएगा, जिससे लोग मरना शुरू होते हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है, त्वचा कैंसर रोग होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो उसमें उत्तर क्या होगा, दर्पण का वह बिंदु जहां गोले का केंद्र होता है, दर्पण का वह बिंदु जहां पर उसका गोला होता है, यानी कि खोखले गोले का केंद्र होता है। ठीक है, इसे किसके द्वारा, अंग्रेजी के अक्षर सी के द्वारा, इसे सी के द्वारा इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। अब देखो इसमें क्या होगा, 1 मीटर फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे F के द्वारा, फोकस दूरी क्या होगी, F, फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी F हो गई। ठीक है, F के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसका देखो सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र देखो, P इक्वल क्या होगा, 1/F होता है। इसका मात्रा क्या होगा, डायोप्टर, इसका यानी कि मात्रा क्या होगा, डायोप्टर। क्या होगा, डायोप्टर, जिसे D के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा, D के द्वारा। ठीक है, मात्रा क्या होगा इसका, डायोप्टर। ठीक है, अब देखो इसमें डायोप्टर, एक डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी, देखना, एक डायोप्टर एक डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी, वो ध्यान सुना। उस लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। क्या है, उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है, एक डायोप्टर होती है जिसकी क्षमता क्या होगी, जिसकी क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। क्या हो, फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो वो क्या होगा, एक डायोप्टर की परिभाषा होगी।
ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक क्या होती है। तो विद्युत चुंबक देखो, वह चुंबक जो विद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य करती है। वह चुंबक जो विद्युत धारा का प्रवाहित करने पर कार्य करता है, वो क्या हो गया, विद्युत चुंबक हो गया। विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या कार्य है, अधिक धारा से परिपथ की सुरक्षा करना। अगर अधिक धारा होगी तो फ्यूज है वो जलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है उसमें, ठीक है। क्या होगी, अगर परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है, अधिक धारा से परिपथ की सुरक्षा करना। अगर अधिक धारा होती है तो फ्यूज है वो वहीं पे उस धारा को रोक लेता है, यानी उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। अगला देखो, आगे देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन बनाते हैं। उपरोक्त सब्यस्त समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो Zn है, H2SO4 है, और ZnSO4 प्लस H2 है। इधर H2 कितने, 2 है, इधर भी H2 कितने हैं, 2 है। जिंक कितना है, 1 है, इधर जिंक कितना है, 1 है। SO4 कितने, 4 है, SO4 भी 4 हो गए, ठीक है, हो गए। अब देखो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो पहले इसको देखो, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस अभिक्रिया को फिर से लिख रहा हूँ मैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसका LHS भाग देखो लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो जिंक कितना है इसमें, जिंक कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की मात्रा 2 है इधर। और सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। RHS में देखो, RHS लेफ्ट हैंड साइड, जिंक कितना है इसमें, जिंक कितना है, जिंक का परमाणु 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितना है, एस को सल्फर से लिखते हैं, ये क्या हो गया, सल्फर। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन परमाणु कितना है, 4 है। तो मतलब दोनों साइड क्या है, परमाणु क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी एक प्रकार से। तो ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, दोनों तरफ कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ के परमाणु है वो समान होने चाहिए, जिससे क्या अभिक्रिया वो संतुलित हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो अगला क्या होगा, CaOH2, ये क्या है, एक्वस हो गया। CO2 ये गैस होगी। X पूछा हमें, H2 ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। किस में हो गया, H2 क्या है, गैस है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। यह सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है, यह सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप बनाता है, ठीक है। आगे देखो, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। वो क्या है, सोना। क्योंकि सोना, देखो सोना क्यों होता है, क्योंकि 1 ग्राम सोने से, क्या है, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। क्या है, लगभग, क्या है, लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार लगभग खींची जा सकती है। अब देखो अगला क्या है, खंड सेक्शन बी है, खंड ब। भोजन में पाचन के लार की भूमिका को समझाइए। अब देखो इसमें कि भोजन में पाचन में लार की भूमिका को देखो। लार में टोइनिल एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है।
अब देखो लार में मौजूद जो टॉयलिन होता है, क्या होता है, जो टॉयलिन होता है वो एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलकर पाचन की शुरुआत करता है। किसकी करता है? पाचन की शुरुआत करता है। यानी कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने के बाद किसकी शुरुआत करता है? पाचन की शुरुआत करता है। तो पादप में रासायनिक समन्वय ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन और एब्सिक एसिड जैसे पादप हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑक्सिन। आगे देखो क्या है? जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। तो जैसे पादप है तो हार्मोन द्वारा होता है जो पौधे की वृद्धि, किसकी? पौधे की वृद्धि और विकास, क्या है? पौधे की वृद्धि और विकास प्राण के लिए प्रति अनुक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं। जो ये है ना, ये क्या करते हैं? पौधे की वृद्धि और विकास के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भूमिका क्या होती है। जो मुंह में भोजन आते हैं, भोजन आते ही लार मिलती है। जैसे ही भोजन आएगा तो इसमें क्या मिलेगी? लार मिलेगी। लार में क्या होता है? टोलिन एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। तो ये एंजाइम क्या करता है? यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज यानी सरल शर्करा में तोड़ता है। ठीक है, फिर क्या करता है? भोजन को गीला और चिकना बनाता है ताकि ये निगलने में क्या हो? आसानी हो। यानी कि भोजन को क्या करता है? लार से, यानी कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद क्या है? जो लार से मिलता है, तो लार क्या करती है? भोजन को चिकना बनाती है, यानी कि लसलसा बनाती है, जिससे क्या हमें उसको निगलने में क्या हो? आसानी हो। क्या हो? आसानी हो। ठीक है, तो ये थी इसकी भूमिका। अगला देखो, पादप में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो पादप में रासायनिक समन्वय कैसा होता है वो देखो। तो पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन यानी ऑक्सीजन, जिबरेलिन आदि द्वारा होता है। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन क्या है? एक दूसरे से, ओह सॉरी, यहाँ पे ये मैंने गलत बता दिया। यहाँ पर कुछ मिस्टेक होगी इसमें क्वेश्चन में, मेरे को ये बताना था और मैंने यह दोनों क्वेश्चन साथ में बता दिए। ठीक है, तो इसको फिर से सुनना कि भोजन में जो पाचन में लार की भूमिका क्या होती है। कि जैसे भोजन है वो अगर मुंह में जैसे आता है तो वो क्या होता है? लार में मिलता है। तो लार में टोइनिन एंजाइम होता है जो एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और भोजन को गीला और चिकना करके क्या करता है? उसे निगलने के लिए आसान करता है। यानी यानी कि जैसे भोजन हम खाते हैं तो भोजन खाने के बाद जैसे हमारे मुंह में अंदर जाते हैं तो उसमें क्या? लार मिलती है। और ठीक है, लार मिलने के बाद क्या है? लार वो क्या काम करती है? हमारे भोजन को चिकना और लसलसा बनाती है, जिससे क्या है? हमारे क्या है? उसको निगलने में क्या हो? आसानी हो। ठीक है, अब अगला है पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन यानी कि ऑक्सीजन, जिब्रेलिन आदि द्वारा होता है। तो देखो, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। क्या होता है? पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। ठीक है, और समन्वय विशेष रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है जिसे पादप हार्मोन कहते हैं। क्या हो? समन्वय क्या होता है? रासायनिक हार्मोन द्वारा। किसके द्वारा होता है? विशेष रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है जिसे पादप हार्मोन कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये हार्मोन क्या होते हैं? पौधे के विभिन्न भागों में बनते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? पौधे के हार्मोन क्या होंगे? पौधों के विभिन्न भागों में बनते हैं। विभिन्न भागों में बनते हैं। ठीक है, और ये क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे मुड़ना, बढ़ना या पकना। ये क्या करते हैं? क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे मुड़ना, बढ़ना या पकना। ठीक है, तो ये थे
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, मानव के मादा जन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य समझाइए। अंडाशय, अंडाशय क्या कार्य करता है, अंडाणु बनाता है। अंडाशय का काम क्या होगा, अंडाणु बनाना। गर्भाशय क्या होगा, भ्रूण का विकास करना। गर्भाशय काम क्या होता है, भ्रूण का विकास करना, जिसमें जो बच्चा होता है ना पेट में, तो उसको वहाँ पे क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, तो यानी भ्रूण का विकास करना। अगला है 7 का, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, स्पष्ट करिए। क्या होता है, परितंत्र में ऊर्जा एक प्रवाह एक दिशात्मक होता है। तो ऊर्जा सूर्य यानी कि उत्पादक, फिर उपभोक्ता, अपमार्जक तक जाती है, फिर वापस नहीं आती है, इसलिए एक दिशात्मक है। इसलिए क्या है, ये एक दिशात्मक है। अब देखो, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। सेविंग दर्पण, वाहन की हेडलाइट, यानी कि सेविंग दर्पण है, और एक वाहन की हेडलाइट, ये इसके 2 उपयोग हो गए। खतरे के संकेत सिग्नल लाल रंग के क्यों होते, समझाइए। अब देखो कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए दूर से स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए क्या होगा, दूर से स्पष्ट दिखाई देगा। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ, यानी कि वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, सबसे अधिक होगी, अधिक होती है। ठीक है, जिससे से ये क्या होगा, ये धुंध कोहरे या बारिश में सबसे कम फैलता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये धुंध कोहरे या बारिश में सबसे कम फैलता है। यह लंबी दूरी से साफ दिखाई देता है और मानव मस्तिष्क व मनोविज्ञान द्वारा तुरंत ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो तो क्या है, निम्नांकित विद्युत अवयव के प्रतीक बनाइए। पलंग कुंजी, ये कुंजी का सर्किट है। ठीक है, और एक इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये क्या हो गया, कुंजी होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, कुंजी का सर्किट हो गया हमारा। और एक ये भी कुंजी का सर्किट है, और ये भी कुंजी का सर्किट है। फिर धारा नियंत्रक रियोस्ट्रो का प्रतीक, ये जो आप देख रहे हैं, ये धारा नियंत्रक का प्रतीक है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत संधारित्र यानी उपकरण को किस क्रम में जोड़ता है और क्यों, समझाइए। तो देखो, समांतर क्रम में, किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, ताकि सभी उपकरण समान वोल्टेज पर कार्य करें। क्यों जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि सभी उपकरण है वो समान वोल्टेज पर कार्य करें। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि प्रत्येक उपकरण को स्वतंत्र रूप से चालू या बंद किया जा सकता है। ठीक है, क्यों है कि प्रत्येक उपकरण को स्वतंत्र रूप से चालू या बंद किया जा सके, चालू या बंद किया जा सके, और सभी को मुख्य स्रोत से समान वोल्टेज मिले। सभी को क्या है, समान वोल्टेज मिले। और यदि एक उपकरण खराब हो जाता है तो बाकी उपकरण बिना किसी बाधा के काम करते रहे। अगर एक उपकरण भी उसमें खराब होता है तो बाकी उपकरण क्या है, बिना किसी बाधा के वो काम करते रहे।
और अगर देखो, और इसका प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध कम हो जाता है। जो परिपथ होता है उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे सभी उपकरणों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा मिलती है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो कुल प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या सभी उपकरण को विद्युत धारा समान मिली। ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट से बचाओ, इसका बचाव देखो, यदि किसी एक उपकरण, मैंने बताया था कि एक उपकरण खराबी आ जाती है तो पूरा घरेलू सर्किट बंद नहीं होता है। ठीक है, अगर एक चीज़ खराब हो रही है तो उसको हम आसानी से उसको चेंज करते हैं, पूरा सर्किट बंद नहीं होता है। ठीक है, जैसे फ्यूज है या एमबीसी के कारण क्या है, बाकी घर की जो लाइट है वो चलती रहती है। ठीक है, आज चलते हैं अगला। देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है, कारण लिखिए। तो देखो इसका कारण, अब देखो इसका उत्तर क्या होगा, ऑक्साइड को अपचयन द्वारा धातु में बदलना आसान होता है। ऑक्साइड द्वारा धातु को बदलना ऑक्साइड को अपचयन द्वारा धातु में बदलना आसान होता है। क्यों होता है, देखो क्योंकि धातु के ऑक्साइड का अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त करना सल्फाइड एक्स की तुलना में सरल और किफ़ायती होता है। क्या होता है, धातु ऑक्साइड का अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त करना सल्फाइड एस की तुलना में की तुलना में अधिक सरल और किफ़ायती होता है। क्या होता है, अधिक सरल और किफ़ायती होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को सचित्र कीजिए। तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। कितने होते हैं, 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो सेशन है वो है सी। पहले ऊपर वाला देखो, इसमें देखो इसकी संरचना बनाएंगे हम। तो इसकी संरचना बनाएंगे तो देखो ये नाइट्रोजन है, इधर 3 परमाणु है। ठीक है, इधर भी कितने हैं, 3 परमाणु, ये भी नाइट्रोजन है, इधर 2 है, इधर 2 है। ठीक है, तो इसके हम पूरे करेंगे तो इसमें कितने परमाणु करेंगे, इसके 8 परमाणु करेंगे। तो 8 परमाणु ये हो गए इसके। ठीक है, अभी ये जो नाइट्रोजन वाला है ये इसके 3 परमाणु ये ले लेगा इससे, तो ये कितने होंगे, 8 परमाणु। ये इसकी क्या होगी, बिंदु संरचना होगी। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या सेशन सी है। लॉन्ग आंसर देने हैं लगभग आधे पेज के आसपास। ठीक है, 100 वर्ड के आसपास इसमें हम लिखेंगे इसमें। तो कुछ प्रकार के पादपों को उगाने के लिए कायिक परावर्तन का अभ्यास क्यों किया जाता है, 2 उदाहरण भी लिखिए। क्या लिखने इसके, 2 उदाहरण भी लिखने हैं। अब देखो इसमें
कायिक प्रवर्धन के समान गुण वाले पौधे जल्दी मिलते हैं। कायिक प्रवर्धन के समान गुण वाले पौधे हैं वो जल्दी मिलते हैं। अब देखो, कायिक प्रवर्धन का अभ्यास इसलिए किया जाता है, इसका अभ्यास क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे नए पौधे बहुत जल्दी उगते हैं। इससे पौधे क्या होते हैं? बहुत जल्दी उगते हैं, जिनका पौधे जनक पौधे के समान गुण बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? जो समान पौधा होता है उसके यानी जो पौधा पहले से है उसके पौधे के समान क्या है? गुण बनाए रखते हैं। और जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें भी आसानी से उगाया जा सकता है। क्या है? जो यानी कि इससे क्या है? नए पौधे जल्दी उगाए जा सकते हैं और ये समान गुण बनाए रखते हैं। और जो बीज है, जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं और उन्हें भी आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है। अब कायिक प्रवर्धन क्यों किया जाता है? तो वो देखो, बीजहीन पौधे। कायिक प्रवर्धन क्यों किया जाता है वो देखो, बीजहीन पौधे। पहले तो पहला कारण है बीजहीन पौधे, जो बीज पैदा नहीं करते, जैसे केला है, अंगूर है, उन्हें इस विधि से उगाया जाता है। ठीक है। अब अगला है समान गुण। अगला क्या है? समान गुण के कारण कि जो नए पौधे हैं वो अपने जनक यानी माता पिता के पौधे के बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिससे अच्छे गुण सुरक्षित रहते हैं। जिससे गुण क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। तेजी से विकास। अगला पॉइंट क्या होगा? तेजी से विकास। क्या होगा? तेजी से विकास। तेजी से विकास होगा मतलब बीजों से उगने वाले पौधों की तुलना में, बीजों से उगने वाले पौधों की तुलना में इनमें फूल और फल जल्दी आते हैं। क्या कहते हैं? जो इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन से जो पौधे उगाए जाते हैं वो क्यों उगाए जाते हैं? ताकि उनमें जो तेजी से विकास हो, उनमें फल और फूल बहुत जल्दी आते हैं बीज की अपेक्षा। आसान तरीका। अगला क्या होगा? आसान तरीका क्या होगा? यह कम समय में नया पौधा तैयार करने की एक सरल विधि है। कम समय में नया पौधा तैयार करने की विधि है। ठीक है। अगला देखो कि अगर कोई जीव बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उसे क्या फायदा होगा, उदाहरण द्वारा समझाइए। आप जैसे अथवा में है, इसमें अथवा में आप ये आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है एक ही है इसमें। ठीक है। ये ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो। ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा? बीजाणु द्वारा प्रजनन में तेजी से संख्या बढ़ती है। बीजाणु द्वारा प्रजनन में तेजी से संख्या बढ़ती है। उदाहरण के लिए राइजोपोस। ठीक है। उदाहरण के लिए राइजोसोम। अब देखो, बीजाणु द्वारा प्रजनन करने से जीव को यह फायदा होता है। क्या है? प्रजनन करने से फायदा यह होता है कि बीजाणु के बाहर एक सख्त और मोटी सुरक्षात्मक परत होती है। क्या है? बीजाणु के बाहर क्या होती है? बाहर एक सख्त और मोटी परत होती है। ठीक है। मोटी परत होती है जो उन्हें अत्यधिक गर्मी, क्या है? जो अत्यधिक गर्मी, सूखा और भोजन की कमी जैसी, क्या है? भोजन की कमी जैसी कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने, यानी कि अत्यधिक गर्मी, सूखा और भोजन की कमी जैसे कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उनमें क्या करता है? मदद करती है। और ये बहुत हल्के होते हैं। क्या होते हैं? बहुत हल्के होते हैं। ठीक है। और बहुत हल्के होते हैं और हवा या पानी द्वारा दूर दूर तक फैल जाते हैं। किसके द्वारा फैलते हैं? फैलने का कारण? फैलना हवा व पानी द्वारा। हवा व पानी द्वारा।
हवा और पानी द्वारा फैलते हैं, जिससे नए स्थानों पर वंश का विस्तार होता है। जिससे क्या होता है, नए स्थानों पर क्या होता है, नए वंश का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके देखो लाभ, लाभ क्या होंगे। कठिन परिस्थितियों में बीजाणु, यानी कि जो लाभ क्या है कि बीजाणु की मोटी दीवार है उसे प्रतिकूल माहौल में सूखने या नष्ट होने से बचाती है। मैंने आपको बताया था अभी, मदद करती है। आसानी से इसका फैलाव होता है दूर दूर तक, यानी कि और फैलाव होने के कारण क्या होता है, ये हल्के होने के कारण क्या होते हैं, हवा व पानी द्वारा ये फैलते हैं। ठीक है, लंबी निष्क्रियता, अनुकूलन वातावरण मिलने तक ये लंबे समय तक सुरक्षित और निष्क्रिय अवस्था में रह सकते हैं। तेजी से संख्या बढ़ना, यह एक बार में बहुत सारे बीजाणु बनाते हैं, जिससे प्रजाति की आबादी तेजी से बढ़ती है। क्या करते हैं, ये एक बार में बहुत सारे बीजाणु बनाते हैं, जिससे प्रजाति की आबादी है वो तेजी से बढ़ती है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला 15 क्वेश्चन क्या है। 8000 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 2 रुपये प्रति KW यानी किलोवाट घंटा की दर से सितंबर माह का ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा इक्वल क्या होगा, 800 वाट गुणा 4 आवर चल रही है, 30 दिन चल रही है, तो किलोवाट में इसको पॉइंट चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.8 किलोवाट गुणा 4 गुणा 30 यानी 96 किलोवाट। अब 2 रुपये प्रति, ये तो क्या आ गया, KWH आ गया यानी किलोवाट घंटा आ गया। अब इसका मूल्य कितना है, 2 रुपये, तो 96 को 102 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 192 रुपये आएंगे। ठीक है, अब देखो अगले क्या है, दिए गए विद्युत फ्यूज में एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। आप ये भी कर सकते हो और ये भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें इसका पाठ्यांक ज्ञात करेंगे। पहले तो देखो समांतर क्रम, ये वाला समांतर क्रम इसको सोल्व करेंगे। तो समांतर क्रम क्या होता है, 1/RP इक्वल क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब देखो 1/RP इक्वल क्या होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3 इक्वल क्या होगा, 1 ओम होगा। मतलब RP का मान कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ठीक है, 1 ओम ये आ गया। अब इसका कुल प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R टोटल क्या होगा, 1 ओम प्लस RP प्लस 2 ओम। तो अब देखो कुल प्रतिरोध क्या होगा, R टोटल क्या होगा, 1 प्लस 1, RP का मान क्या 1 है, ये कितना होगा 2, कितना हो गया 4 ओम। अब देखो ये तो हो गया इसका प्रतिरोध। अब देखो एमीटर का पाठ्यांक, कुल विद्युत धारा क्या होगी, कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा क्या होगी, I इक्वल क्या होगा, V/R। ठीक है, तो I इक्वल क्या है, वोल्ट कितना है, कितने वोल्टेज है, 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। प्रतिरोध कितना हमारा 4 ओम है, कितना है 4 ओम, तो धारा कितनी एम्पियर की बहेगी, 2 एम्पियर की। तो एमीटर का ये क्या हो गया, एमीटर का पाठ्यांक हो गया, किसका हो गया, एमीटर का पाठ्यांक यानी कि। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, Pb पॉलीप्लेटिनम प्लस CuCl कॉपर क्लोराइड और X हमें पूछा है कॉपर के साथ। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक सूत्र और नाम लिखिए। तो ये क्या हो गया, Pb क्या हो गया, लेड क्लोराइड, क्या हो गया, लेड क्लोराइड। X क्या होगा, PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो अब देखो एक इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को एक इम्पोर्टेंट बात लगी है कि देखो इसमें यानी लगभग
मैंने जितनी भी अभिक्रिया 3-4 अभिक्रिया आ जाएगी जो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा है। तो मतलब विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, इंपॉर्टेंट है। तो आप विस्थापन अभिक्रिया को जरूर देखना, हर साल किसी न किसी अभिक्रिया से आता है। तो अब पिछले साल क्या है, विस्थापन अभिक्रिया से ही, तो इस बार पता नहीं वो किस अभिक्रिया से दे सकते हैं। तो आप जितनी भी इसमें अभिक्रिया है वो सभी आपको याद, उनके नाम और वो अभिक्रिया क्या है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका कारण लिखिए। क्या है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका कारण लिखिए। क्योंकि वियोजन में एक यौगिक टूटता है और संयोजन में एक यौगिक बनता है। क्या है, वियोजन में तो एक यौगिक है वो टूटता है, जैसे 2 है तो ये क्या हो गया 1+1 हो गया, और संयोजन में क्या हो गया, ये क्या होंगे, जुड़ जाते हैं, यानी एक संयोजन बनाता है। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या होते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे A+B है, ये क्या करेंगे, एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो ये क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। और वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया में एक अकेला अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से सरल उत्पाद बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक उत्पाद है, तो ये टूटकर क्या बनाएगा, एक नया उत्पाद बनाएंगे, 2 उत्पाद नए बनाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। इसी कारण वियोजन अभिक्रिया वो संयोजन अभिक्रिया की विपरीत है। अगर वियोजन अभिक्रिया एक अभिकर्मक टूटकर 2 उत्पाद बना रही है और संयोजन अभिक्रिया क्या कर रही है, 2 उत्पाद है वो मिलकर क्या करें, नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी अथवा में क्वेश्चन है, आप ये चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, आपको करना सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब देखो ये सूर्य के, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हो सकती है, ये आ सकती है सर। ठीक है, अब देखो इसमें कि उपरोक्त अभिक्रिया है उसमें अक्स का रासायनिक सूत्र और नाम लिखिए। तो इसमें क्या हुआ, रासायनिक सूत्र है CO2 + H2 की अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, C6H12O6, ये क्या हो गया, ग्लूकोज। ठीक है, देखो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड, इसमें क्या है कि जल के विद्युत अपघटन के दौरान कार्बन इलेक्ट्रॉन Y पर हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत होती है तथा Y का नाम लिखिए। तो Y क्या होगा, कैथोड होगा। क्या होगा, कैथोड होगा। देखो कार्बन इलेक्ट्रॉन Y का नाम क्या होगा, कैथोड होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये कैथोड क्या होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्या होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा। तो जिस पर जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जिस पर जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, आगे देखो 17 क्वेश्चन क्या है, कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C⁻⁻4 ऋणायन बनेगा, यानी कार्बन ऋणायन बनेगा, समझाइए। तो देखो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा C-4। अब देखो इसमें क्या होगा कि कार्बन परमाणु है वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, करने पर क्या होगा, 4 कार्बन ऋणायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन ऋणायन बनेगा। हालांकि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। क्या है, हालांकि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन के नाभिक में केवल 6 प्रोटॉन होते हैं। जो कार्बन का नाभिक होता है, कार्बन के नाभिक में केवल 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जो 10 इलेक्ट्रॉन यानी 6+4 को संभाल नहीं सकते। क्या है, जो 6+4 को यानी कि 10
इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकते, इसलिए कार्बन आयन बनाने के बजाय कार्बन आयन बनाने के बजाय क्या है, कार्बन आयन बनाने के बजाय इलेक्ट्रॉनों की साझा करते हैं। कार्बन आयन तो वो बना नहीं सकता, तो इसकी बजाय वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है उनको साझा करेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या होगा, निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। निम्नलिखित के यौगिक नाम लिखिए। तो देखो श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन परमाणु है। ठीक है, 4 कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द ब्यूट होगा। क्या होगा, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट होगा। तो सभी कार्बनों के बीच एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सभी जो कार्बन है उनके बीच क्या है, एकल बॉन्ड है। क्या है, एकल सभी कार्बन के बीच एकल बंध है, एकल बंध है। ठीक है, और एकल बंध है इसलिए क्या होगा, एल्केन होगा। एकल बंध मतलब एल्केन है, एल्केन है। फिर देखो अंतिम कार्बन पर, अंतिम कार्बन पर ये हो गया, अंतिम कार्बन हो गया। कार्बन पे क्या है जुड़ा है, Cl जुड़ा है, जिससे पूर्व लगन के रूप में क्लोरो लिखा जाता है। जिसे पूर्व लगन, क्या है, पूर्व लगन के रूप में क्लोरो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, क्लोरो लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, तो पूर्व लगन क्या हो गया, क्लोरो। क्या हो गया, क्लोरो। फिर दूसरा शब्द क्या है, ये मूल शब्द क्या हो गया, ब्यूट। क्या हो गया, ब्यूट। एल्केन, ब्यूटेन, तो क्या हो गया, ये क्लोरो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्लोरो ब्यूटेन। अगला देखो, अगला किसकी संरचना है, प्रोपेन की। क्या है, प्रोपेन की संरचना है। इसमें कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 3। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, जिसके लिए मूल शब्द क्या है, प्रोप। प्रोप क्या है, मूल शब्द है। और बीच वाले कार्बन पर द्विबंध है। जो बीच वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, क्या है, इस पर द्विबंध है के साथ क्या, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा है। द्विबंध के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, द्विबंध, द्विबंध के साथ है ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा है। ठीक है, और तो ये क्या हो गया, जो C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, कीटोनिक समूह। क्या हो गया, कीटोन, यानी कि कीटोनिक समूह हो गया। अब कीटोन समूह के लिए अनुलग्न क्या होता है, कीटोन समूह के लिए, कीटोन समूह के लिए, समूह के लिए क्या होता है, ओन। क्या होगा, ओन, यानी कि ONE, ओन का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोप। कार्बन कितने हैं, तो क्या हो गया, प्रो। ओन, द्विबंध जुड़ा है, तो क्या हो गया, तो प्रोपेन, टू ओन या प्रोपेन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्या बनेगा, प्रोपे, क्या नाम बनेगा, प्रोपेनोन बनेगा। ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन या प्रोपेनोन, कोई से भी हम लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले
अगला क्वेश्चन देखो इसका अथवा में, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या होता है जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। देखो क्या होगा जब एथेनोइक अम्ल की, क्या है, जब एथेनोइक एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम एथेनोड क्या बनता है, सोडियम एथेनोड। सोडियम एथेनोड सोडियम एथेनोड, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, लवण हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ क्या बनता है, जल। क्या बनते हैं, जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तीव्र बुदबुदाहट के साथ निकलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। CO2 तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ठीक है, ये हो गया। अगला देखो कि एथेनॉल को अम्लीकृत द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, ठीक है। जब एथेनॉल को पोटेशियम, देखो ये विक्रिया देखो ये वाली, जब एथेनॉल को क्या है, जब एथेनॉल को क्या है, एथेनॉल को अम्लीकृत करते हैं, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 या पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, KMnO4 प्लस H2SO4 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। तो क्या है, जब एथेनॉल को अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो इस ऑक्सीकरण क्रिया में एथेनॉल एथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। जो एथेनॉल है वो एथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। तो अभिकारक क्या हो गया, रासायनिक समीकरण देखो, अभिकारक क्या हो गया, एथेनॉल और नवजात ऑक्सीजन हो गया। और उत्प्रेरक क्या हो गया, इसका उत्प्रेरक देखो क्या हो गया, C2H5OH प्लस ये नवजात ऑक्सीजन हो गया। उत्प्रेरक क्या हो गया, K2Cr2O7 पर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, ये उत्प्रेरक हो गया, या KMnO4। तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस H2O, ठीक है, ये क्या हो गया, एथेनॉल। क्या हो गया, एथेनॉल। और ये क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल है। ये हो गया एथेनॉल, ये वाला एथेनॉल, ये हो गया एथेनॉल, और ये हो गया एथेनोइक अम्ल। क्या हो गया, एथेनोइक
एथेनोइक अम्ल। अब आगे देखो एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। जब एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा सोडियम एथेनोट या सोडियम एसीटेट और जल बनाता है। ये क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या हो गया? सोडियम एसीटेट हो गया। और क्या बनाता है साथ में? जल। किसके द्वारा? उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा। ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है ना, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र है मुख है, ग्रसनी, अन्ननली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है। तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये वाला क्या है? मानव पाचन तंत्र का चित्र है। ठीक है। जिसमें देखो मुख गुहा दे दिया। मुख गुहा मतलब, और कर्ण पूर्व ग्रंथि, कान वाली ग्रंथि होती है, ये मुख हो गया। अब देखो जब ये अधो जब यानी कि जीभ हो गया। अब देखो जब हम मुख में क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो खाना कहाँ से आता है? खाना मुंह में जाके उसको दांतों द्वारा उसको चबाते हैं। ठीक है। इसमें चार दांत यानी कि दो आगे दो दांत होते हैं नुकीले, वो उनमें छेद करते हैं और जो जाड़ होती है वो क्या करती है? उसमें उसको पीसने का काम करती है ताकि हम उस भोजन को आसानी से निगल सकें। तो भोजन क्या है? लार में मिलकर हमारी ग्रसनी तक पहुंचता है। कहाँ तक? ग्रसनी तक पहुंचता है। फिर ग्रसिका से होते हुए वो अमाशय तक पहुंचता है। कहाँ तक? ग्रसनी से ग्रसिका तक, ग्रसिका से फिर अमाशय तक पहुंचता है। और ये हो गया यकृत, और ये हो गया पित्ताशय। क्या हो गया? पित्ताशय। अमाशय तक पहुंचता है। फिर ग्रहणी नली में आता है। ग्रहणी नली में आने के बाद क्या होता है? फिर वो अनुप्रस्थ वृद्धंत्र या फिर अग्र क्षुदांतर, फिर यहाँ से होते हुए वो छोटी आंत से बड़ी आंत में होते हुए फिर वो लास्ट में क्या है? मलाशय, फिर गुदा द्वारा निकलता है। ठीक है। तो ये था, ये होगी ग्रहणी, और ये अनुप्रस्थ है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला अनुप्रस्थ वादंत्र हो गया। और ये जो माइक अंदर की है ये क्या होगी? अग्र क्षुदांतर। ये आरोही वृद्धंत्र, ये आरोही अवरोही, ये क्या होगी? अवरोही। और ये क्या जो बीच वाला है ये क्या हुआ? क्षुदांतर हो गया। और ये क्या? अधनाल हो गया। ये क्या? कृमि रूपी पेशिका, और ये मलाशय, और ये गुदा। ठीक है। अब देखो आगे अगला क्या है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत के कार्य को समझाइए। तो अब देखो इसका उत्तर क्या होगा? छोटी आंत में विली होती है जो पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो छोटी आंत की भीतरी दीवार पर अंगुली जैसी उभरी हुई अनगिनत संरचनाएं होती है जिन्हें विली या रसाकुर कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? जो छोटी आंत की दीवार है, जिस दीवार पर उंगली जैसी उभरी हुई क्या अनगिनत संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कहते हैं? विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली कहते हैं। ठीक है। ये विली अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ा देती है। क्या करती है? विली अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ा देती है। और इनमें रक्त वाहिकाओं का, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनका जाल होता है। ठीक है। जो पचे हुए भोजन को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। क्या करती है? इनमें रक्त वाहिकाओं का जाल होता है जो पचे हुए भोजन को क्या करती है? जो पचे हुए भोजन को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। तो ये था हमारा ये। अगला देखो,
मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। श्वसन तंत्र, नाक, श्वास, श्वसन नली और फेफड़े। अब देखो इसमें हम मानव तंत्र का जो श्वास चित्र है वो हमें बनाएंगे इसमें। तो देखो ठीक है। अब देखो अब ये क्या हो गया, ये होगी नासिका, क्या होगी नासिका, ठीक है। और ये क्या होगी ग्रसनी, क्या होगी ग्रसनी। और ये क्या हो गया, ये जो ये वाला हिस्सा, ये क्या हो गया लेरिगन्स, क्या हो गया या ठीक है। ये क्या हो गया लेरिगन्स, यानी जिसको ग्रसनी बोलते हैं आम भाषा में। और ये क्या होगी श्वसन नली, ये क्या होगी श्वसन नली, ठीक है। और ये क्या होगी फेफड़े, क्या होगी फेफड़े। और ये जो है ये वाली, ये जो दो है, ठीक है, ये क्या होगी श्वसनी, क्या होगी श्वसनी, ठीक है। और ये क्या होगी, और ये जो है ये क्या, ये जो छोटी छोटी है ये क्या हो गया श्वसनिका, क्या होगी श्वसनिका, ठीक है। तो ये था हमारा इसका श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, ठीक है। तो ये था हमारा नामांकित चित्र। आप इसको किताब में भी दे सकते हो और बना भी सकते हैं आप। अब चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखो, गैसों के विनिमय के लिए मानव फफाफूस के कार्य को समझाइए। क्या है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फफाफूस के कार्य को समझाइए। कि फेफड़ों में एल्वियोली नामक द्वारा गैस का विनिमय होता है। अब देखो इसमें कि मानव फफाफूस
श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। क्या है? मानव फुफ्फुस जो फेफड़े होते हैं, जो क्या है श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है। क्या हो गया? श्वसन तंत्र का मुख्य अंग हो गया, मुख्य अंग होता है, जिनका प्रमुख कार्य वायुमंडल से तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन कर क्या करता है? ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। और CO2 है वो बाहर निकालता है। CO2 क्या है? बाहर निकालता है। ठीक है। और शरीर की कोशिकाओं से आई हुई हानिकारक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालता है। यह पूरी प्रक्रिया फेफड़ों के अंदर मौजूद सूक्ष्म संरचनाओं से होती है। क्या होती है? ये जो प्रक्रिया है वो फेफड़ों के अंदर सूक्ष्म संरचनाओं से द्वारा होती है। ठीक है। अब देखो फुफ्फुस के कार्य क्या, जो इसमें कुपिकाएं होती है फेफड़ों के भीतर, जो श्वसन नली है, जो ब्रेकिओल से होती हुई हवा अंतर लाखों छोटे गुब्बारे जैसी कोशिकाओं यानी कि कुपिकाओं में पहुंचती है, जिसे क्लीवेल्ड क्लिनिक जैसी चिकित्सा श्वसन की क्रियात्मक इकाई माना जाता है। अब चलते हैं आगे। देखो आगे क्या हुआ, जो देखो कुपिकाई क्या है? कुपिकाई ध्यान से सुना, इसको वापस से कुपिकाई, इसको वापस ध्यान से सुना कि फेफड़ों के भीतर श्वसन नली प्रोनिकियोल से होती हुई हवा अंततः लाखों छोटे गुब्बारों जैसी वायु कोषों यानी कि कुपिकाओं में पहुंचती है। किसमें? कुपिकाओं में पहुंचती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे क्लीवलैंड क्या बोलते हैं? क्लीवलैंड क्लिनिक बोलते हैं। फिर अगला है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? रक्त कोशिकाएं क्या होगी कि प्रत्येक कुपिकाओं की दीवार रक्त की बहुत बारीक और पतली नसों के घने जाल से घिरी होती है। क्या रक्त कोशिकाएं क्या होती है? प्रत्येक कुपिकाओं की दीवार है वो रक्त की बहुत बारीक और पतली नसों के घने जाल से घिरी हुई होती है। ठीक है। अब तो विसरण, अगले क्या हो गया? विसरण में देखो कि जब हम सांस लेते हैं तो कुपिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब हम सांस लेते हैं तो कुपिकाओं में क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा वो अधिक होती है। तो दाब के अंतर के कारण ऑक्सीजन कुपिकाओं की पतली झिल्ली से निकलकर रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाती है? हीमोग्लोबिन से निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन इसी समय, देखो अगला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का निष्कासन। इसी समय रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में यानी कि रक्त के कुपिकाओं के अंदर आ जाती है, जिसे हम सांस छोड़ते हैं समय शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? जो CO2 गैस है वो बाहर निकाल देते हैं। अगला देखो, लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई इक्वल क्या हो गया? आवर्धन। क्या हो गया? आवर्धन हो गया। ठीक है। और इसे अक्सर m से दिखाते हैं। इसे क्या दिखाते हैं? अक्सर m से दिखाते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र देखो इसका, m इक्वल क्या होगा? H-H। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन ये होगी वस्तु की ऊंचाई, किसी होगी वस्तु की ऊंचाई।
और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं, यह एक संख्या है। क्या है, यह एक संख्या है। अगला देखो, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम को लिखिए। आपतन कोण इक्वल परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, कोण आई इक्वल क्या हो गया, कोण आर। कोण आई इक्वल क्या हो गया, कोण आई। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे कोई आपतित किरण आ रही है, फिर वो वापस जा रही है, और ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। देखो ये क्या हो गया, आपतित किरण होगी, आपतित किरण। और ये क्या होगी, परावर्तित किरण। क्या होगी, परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। और ये क्या हो गया, दर्पण। क्या हो गया, दर्पण। ठीक है, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों क्या होंगे, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कोण आई है और ये कोण आर है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो अगला है, एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब अनंत पर स्थित हो। अनंत पर बिंब, फोकस पर प्रतिबिंब। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप। अगला देखो, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र लिखिए। ये लेंस सूत्र 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u। f क्या हो गया, फोकस दूरी। ठीक है, v क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या हो गया, वस्तु की दूरी। ठीक है, अगला क्या है, स्नेल का अपवर्तन नियम लिखिए। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या, स्थिरांक n। देखो स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार किसी निश्चित रंग, क्या है, किसी निश्चित रंग के प्रकाश, निश्चित रंग के प्रकाश या प्रकाश और किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, क्या है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन आई ये ज्या होगी, तथा अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो गया, साइन आर। क्या हो गया, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, तो n1 साइन आई इक्वल n2 साइन आर। आपतन कोण, आर क्या हो गया, परावर्तन कोण, n क्या हो गया, इनका अपवर्तनांक हो गया। क्या हो गया, n क्या हो गया, अपवर्तनांक। ठीक है, ये हो गया स्नेल का नियम। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। और ये जो स्नेल का नियम होता है, ये किससे जाना जाता है, यह नियम प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से भी जाना जाता है। किसके नियम से,
प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला है एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उत्तल लेंस के समांतर किरणें आती है। क्या आती है? उत्तल लेंस पर समांतर किरणें आती है। दूसरा क्या हो रहा है? ये किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस F पर मिलती है। क्या मिलती है? ये किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के F फोकस पर मिलती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो, प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा अत्यंत छोटा बनता है। और ये इसका क्या हो गया? डायग्राम हो गया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो F इक्वल क्या हो गया? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हो गया। F इक्वल क्या हो गया? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। अब आगे चलते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल मिलाने के प्रभाव को समझाइए। जब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जब हम जल मिलाते हैं तो ये क्या हो गया? कठोर हो जाता है। यानी जब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कब काम आता है? जब देखो हमारी हड्डी उड्डियाँ वगैरह टूट जाती है तब डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बांधता है, पीओपी वाला प्लास्टर। ठीक है, जो प्लास्टर बांधता है हड्डियाँ जोड़ने के लिए, और वो क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, आगे आगे क्या है? जल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि इसी के प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? जल की अभिक्रिया के साथ इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इसमें देखो ये आधा अणु और इसका आधा अणु ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये आधा अणु दिख रहा है ना आपको, तो ये आधा आधा एक बनता है। एक अणु कितने बनेंगे? 2 अणु होंगे। कितने अणु होंगे? 2 अणु होंगे। अथवा ये आपको पीछे ऊपर वाला समझ में आ गया। अब देखो अगला अथवा में जो क्वेश्चन आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आगे देखो, जलीय कॉपर सल्फेट और धोने का सोडे के साथ क्रिस्टलीय अणुओं में उपस्थित क्रिस्टल के जल के आधार पर विभेद कीजिए। अब इनका विभेद करना है। अब देखो इसमें इसका होता देखो, क्रिस्टल का जल किसी लवण के एक सूत्र इकाई से जुड़े, जो क्रिस्टल का जल होता है किसका? क्रिस्टल का जल। ठीक है, किसी एक लवण सूत्र इकाई से जुड़े किसी लवण के एक सूत्र इकाई में जुड़े जल के अणुओं में उपस्थित क्रिस्टल के जल के आधार पर विभेद किया जाता है। क्या है? विभेद किया जाता है। ठीक है, अब देखो CuSO4 5H2O में 5 जल अणु है और NaCO3 10H2O में कितने? 10 जल के अणु, यानी धोने के सोडे में कितने अणु है? 10 है। और जलीय कॉपर सल्फेट में 5 अणु है। कितने अणु है? 5। अगला देखो सेकंड क्या है? सेकंड क्या पूछ रहा है? क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने से उसके निम्नलिखित गुणों पर जुड़ने वाले प्रभावों को समझाइए। देखो क्रिस्टल का जल निकल जाता है। जल क्या होता है?
निकल जाता है। फिर क्रिस्टल का रंग नीले रंग के सफ़ेद हो जाते हैं। तो जब नीले रंग के क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। क्या होती है? निम्न अभिक्रिया होती है। तो देखो CuSO4.5H2O, जब इसकी अभिक्रिया को गर्म करते हैं तो क्या होना है? CuSO4 + 5H2O क्या बनता है? 5H2O। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसी के साथ ये देखो चलते नहीं, इसी के साथ हमारी यहाँ पे जो क्लास है वो आज ख़त्म होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी अगर इस मॉडल पेपर में अगर आपको कोई भी फिर भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। उस आंसर का अगला जो भी पेपर आएगा उसमें हम आपको वो क्वेश्चन है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।